तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। चार करंट अफेयर्स कवर करूंगा और इसके बाद बाकी के करंट अफेयर्स इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करने वाला हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे इंडिया म्यांमार रिलेशंस की। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला, वो म्यांमार के विजिट पे थे, 2 दिन के ऑफिशियल विजिट पे। क्या बात हुई और इंडिया म्यांमार में क्या आज डायनेमिक्स है वो बात करने वाले हैं। व्हाइट गुड इंडस्ट्री में थोड़े से चैलेंजेस फेस हो रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टीवी, फ्रिज और ये सब के जो प्राइसेस हैं वो किस तरीके से इंपैक्ट हो रहे हैं। स्टार्टअप फंडिंग और वैल्यूएशन का क्या पूरा गेम चल रहा है। साथ के साथ पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस और जो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड विंटर सेशन है उसमें पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस को लेकर अलग अलग एमपीज की क्या राय है और उन्होंने क्या बोला कि हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से फ्लरिश कर रही है पार्लियामेंट में। ये 4 मुद्दे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 29 दिसंबर से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, जो कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होंगे जहां पे पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा प्री, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्सो हर संडे 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा 2 और फ्री क्विजेस चल रहे हैं जहां पे T20 डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं और डेली स्टैटिक अभियान क्विज 2.0। तो मंडे टू फ्राइडे अभियान क्विज और T20 करंट अफेयर्स और संडे को कॉम्बैट 11 बजे। ऑल्सो ऑप्शनल के नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं एंड प्राइस हाइक होने वाला अनअकैडमी पे। सो डू एनरोल टू अनअकैडमी फॉर लाइव मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरिंग एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया म्यांमार रिलेशंस की। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला, वो म्यांमार गए हुए थे ऑन एन ऑफिशियल विजिट। म्यांमार में जो आज की तारीख में स्थिति है दैट इज कि वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी ऑंग सांग सूची, जो कि एक नोबेल पीस प्राइज विनर भी रह चुकी हैं, उनको म्यांमार के कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। पहले बेसिकली 4 साल की सजा सुनाई थी, बाद में उस सजा को कम कर दिया गया था और आज की तारीख में ऑंग सांग सूची जो है वो 2 साल की सजा काट रही हैं। म्यांमार के कोर्ट का बोलना है कि ऑंग सांग सूची ने पिछले चुनाव के टाइम काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी थी और कोविड प्रोटोकॉल को भी उन्होंने तोड़ा था। ये 2 क्राइम्स देखते हुए ऑंग सांग सूची को 2 साल की जेल दे दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ऑंग सांग सूची को जो ये जेल की सजा दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि म्यांमार में उनकी मिलिट्री और जो डेमोक्रेटिक सरकार है उनके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है। म्यांमार में मिलिट्री जो है हमेशा वो एक अपर हैंड रखने की कोशिश करती है और वो हमेशा पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। ऑंग सांग सूची का जो ये सेंटेंस था 2 साल का, ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो मिलिट्री ड्रिवन था। मिलिट्री ने जुडिशरी के साथ कोलैबोरेट करके ऑंग सांग सूची को अरेस्ट करवाया। इंडिया का यहां पे स्टैंस ये है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जानी चाहिए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा प्रियम्बल भी डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से सपोर्ट करता है। तो इंडिया सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। भारत जो है पूर्ण रूप से लोकतंत्र की लोकतंत्र को सपोर्ट करता है म्यांमार में, और इंडिया ने बोला कि जल्द से जल्द थ्रू पीसफुल नेगोशिएशंस म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस आ जानी चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ, जब ऑंग सांग सूची को अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम पे मिलिट्री के बीच में और ऑंग सांग सूची के जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा वायलेंट क्लैशेस हुए। मिलिट्री ने हथियारों का इस्तेमाल करा जिसकी वजह से म्यांमार के कई सारे लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई। इंडिया ने बोला कि पहली बात, हम डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं और दूसरा, किसी भी प्रकार की वायलेंस म्यांमार में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर 2 पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो वो रूल ऑफ लॉ के चलते, वो पीसफुल टॉक्स के चलते और वो गांधीयन आइडियोलॉजी के चलते, मतलब कि आप डिप्लोमेटिकली पीसफुली हर बात का सोल्यूशन निकाल रहे हो। इन आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स को फॉलो करते हुए यू हैव टू रिजॉल्व ऑल द कन्फ्लिक्ट्स। अब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने जो स्टेटमेंट पास करा कि हम चाहते हैं कि म्यांमार में डेमोक्रेसी आए और ऑंग सांग सूची को रिलीज किया जाए और इसके अलावा मिलिट्री और डेमोक्रेटिक पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, तो ये पंचशील प्रिंसिपल्स का वायलेशन माना जाएगा और इंडिया जो है वो म्यांमार के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी स्टेट कर रहा है कि हम किस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं और हम अपने नेबरहुड में किस प्रकार की आइडियोलॉजी चाहते हैं। इंडिया ने म्यांमार के इंटरनल अफेयर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंडिया जो है वो पंचशील प्रिंसिपल्स को पूर्ण रूप से फॉलो करता है और हम किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। अभी रिसेंटली हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला, वो म्यांमार के ऑफिशियल विजिट पे गए हुए थे। बेसिकली फरवरी 2021 में, इसी साल शुरुआत में फरवरी के महीने में, म्यांमार की मिलिट्री ने, मैंने आपको बताया कि वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टीज, डेमोक्रेटिक सरकार और मिलिट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था और मिलिट्री जो है वहाँ पे हमेशा से पावर को अपने हाथ में रखना चाहती है। तो फरवरी 2021 में म्यांमार की मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक सरकार को निकाल दिया ऑफिस से और सारी की सारी पावर अपने कंट्रोल में कर ली। फरवरी 2021 से म्यांमार जो है वो उनकी मिलिट्री के कंट्रोल में है।
फरवरी 2021 के बाद से इंडिया और म्यांमार के बीच में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस नहीं हुए थे, क्योंकि इंडिया हमेशा से डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए आया है और इंडिया का ऐसा मानना है कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो ही हमारे को एंगेज करना चाहिए। लेकिन चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए कि किस तरीके से चाइना जो है हमारे नेबरहुड में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बना रहा है, किस तरीके से चाइना हमारे नेबरहुड में अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है और हमारा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार के साथ चाइना आज भी कोलैबोरेट कर रहा है। इवन दो म्यांमार में डेमोक्रेसी अभी नहीं है, वहां पे मिलिट्री का रूल है, फिर भी चाइना म्यांमार की मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स अभी भी चाइना की चालू हैं। इंडिया म्यांमार से दूर होना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इंडिया म्यांमार से दूर हुआ तो चाइना का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और ज्यादा ग्रो करेगा, चाइना की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस और ज्यादा ग्रो करेगी, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस वजह से इंडिया ने सोचा कि हमारे को अभी के लिए मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, म्यांमार के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे को मिलिट्री को ये बार बार बोलना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी की तरफ बढ़िए और जो भी आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ उनको पीसफुली रिजॉल्व करिए। मतलब कि इंडिया ने पूरे तरीके से म्यांमार को छोड़ा भी नहीं, लेकिन हमारा जो एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट है कि लोकतंत्र जरूर आना चाहिए, रूल ऑफ लॉ मेंटेन होना चाहिए, उसको भी हमने नहीं छोड़ा। तो इंडिया यहां पे एक फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है बिटवीन कि हमारी क्या आइडियोलॉजी है और हमारी स्ट्रेटेजिक जो कंपल्शंस हैं वो क्या हैं, कि हम चाइना को म्यांमार में कब्जा नहीं करने दे सकते, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ग्रो करने नहीं दे सकते। इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाते हुए इंडिया ने म्यांमार की मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट करा और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार में थे। एज अ पार्ट ऑफ आवर एंगेजमेंट विद म्यांमार, जो हमारे सेक्रेटरी म्यांमार गए, वहां पे हमने 1 मिलियन डोजेस दिए म्यांमार को कोविड के, एब्सोल्युटली फ्री, कि हमारी तरफ से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हम म्यांमार की मदद करना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। आपको पता है कि म्यांमार जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है, तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दोनों ही पॉलिसीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यांमार। तो इन दोनों पॉलिसीज के अंदर क्लोज रिलेशंस मेंटेन करने के लिए हमने 1 मिलियन कोविड की डोजेस दिए म्यांमार को और साथ में इंडिया ने कमिट करा कि हम 10,000 टन ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोवाइड करेंगे म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अंडर, जहां पे उनकी जनता जो कोविड से इंपैक्ट हुई है और जो वहां पे लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के चलते इकोनॉमी की हालत खराब हुई है, हम म्यांमार को इस क्राइसिस के टाइम पे सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, म्यांमार हमारे लिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार के अलग अलग गांव में शेल्टर लेते हैं। मतलब कि हमारे को अगर नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, असम में अगर हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी मेंटेन रहे, तो म्यांमार का कोलैबोरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार की मिलिट्री के साथ मिलके हम नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके लिए म्यांमार एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वहां की मिलिट्री और डेमोक्रेटिक पार्टीज के बीच में प्रोटेस्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, जो कि काफी वायलेंट टर्न हो गया था। अगर म्यांमार में वायलेंस आती है तो ये इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन को काफी इंपैक्ट कर सकता है कि वहां के जो लोग हैं, जो वायलेंस पीड़ित लोग हैं, वो इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके हमारी साइड आ सकते हैं। हम ऐसा भी नहीं चाहते, नहीं तो वो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पीस और स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक और स्टेबल म्यांमार जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो पूरी सिचुएशन का क्रक्स क्या बनता है कि इंडिया म्यांमार के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, लेकिन एट द सेम टाइम हम वहां पे डेमोक्रेसी भी चाहते हैं और हम वहां पे रूल ऑफ लॉ भी चाहते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इंडिया ने कभी भी म्यांमार की मिलिट्री को डायरेक्ट तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करा, इवन दो वहां की मिलिट्री ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं करा और उन्होंने थोड़ा सा जो है ऑंग सांग सूची को हटा के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के थोड़ा गलत करा। बट अगेन इंडिया ने आउटराइटली मिलिट्री को क्रिटिसाइज नहीं करा, क्योंकि अगर हम वहां की मिलिट्री को क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे ये होगा कि इंडिया म्यांमार के बीच में गैप आ जाएगा और चाइना को मौका मिल जाएगा म्यांमार में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाने का। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स देखते हुए हमने कभी भी म्यांमार की मिलिट्री को आउटराइटली क्रिटिसाइज नहीं करा और एग्जाम में जब आप आंसर लिखेंगे तो आप भी ऐसा नहीं करेंगे। ये था अपना आज का टॉपिक नंबर 1, इंडिया म्यांमार रिलेशंस। एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है रेजर पे, और अभी रिसेंटली इस कंपनी ने 375 मिलियन की सीरीज एफ फंडिंग रेस करी है और ये सेकंड मोस्ट वैल्यूड फिनटेक कंपनी बन चुकी है इंडिया की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप कल्चर। इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में जो स्टार्टअप्स इतने फ्लरिश कर रहे हैं, अनअकैडमी, ओला, ओयो, जोमैटो, इस टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं जो इतने ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, हमारे को यहां पे समझना है।
रेजर पे फंडिंग के बारे में अखबार में काफी ज्यादा था कि इन्होंने फंडिंग रेज करी और ये पेटीएम के बाद सेकंड मोस्ट वैल्यूड फिनटेक कंपनी बन चुके हैं इंडिया की। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अगर मैं रेजर पे का फंडिंग स्ट्रक्चर देखूं कि किन किन कंपनियों ने यहां पे पैसा लगाया है, तो इसमें बहुत सी फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने पैसा लगाया, टाइगर ग्लोबल और ये सब। ये हमारे को दिखाता है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारे देश का, जितने भी ये बड़े बड़े स्टार्टअप बनते जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए, ये हमारे देश में एफडीआई लेके आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। मतलब कि हमारे देश में डॉलर का इनफ्लो हो रहा है, हमारे देश में डॉलर का इनफ्लो हो रहा है। मतलब कि ये जो स्टार्टअप्स हैं, इनमें जो पैसा आ रहा है बाहर से, ये बेसिकली डॉलर इनफ्लो लेके आ रहा है। मतलब कि ये हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, इससे रुपी स्टेबलाइज होगा। पहली बात, आपको पता है कि इंडिया में रुपी डेप्रिसिएशन की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन आती है, या यूएस का फेडरल रिजर्व जब भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता है, तो हमारे यहां से डॉलर जो है बाहर जाना शुरू हो रहता है और हमारे यहां रुपी डेप्रिसिएशन शुरू हो रहता है। ऐसे में अगर ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स बाहर से फॉरेन फंडिंग लेके आ रहे हैं, तो इससे डॉलर इकोनॉमी में आएगा, जिससे डॉलर की सप्लाई इंप्रूव होगी एंड रुपी डेप्रिसिएशन कम होगा। ऑल्सो जितने भी ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, ये बहुत ही मैसिव लेवल पे व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जो कि इंजीनियर, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, टेक्नीशियंस, इन सबको हायर कर रहे हैं, विच इज अल्टीमेटली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। हमारे देश में जो है नौकरियां जनरेट हो रही हैं। इसी के साथ जब फॉरेन फंड्स आते हैं, जब बाहर से पैसा आता है, तो वो अपने साथ फॉरेन मैनेजमेंट भी लेके आता है। मतलब कि अगर एक बाहर की कंपनी मान लीजिए $100 मिलियन या $200 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है एक स्टार्टअप में, तो वो अपने साथ अपने मैनेजर्स भी भेजती है कि हमारे फॉरेन मैनेजर्स हैं जो आपकी कंपनी को देखेंगे कि हमारा पैसा ठीक तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे में वो जो फॉरेन मैनेजर्स बाहर से इंडिया आते हैं, वो अपने साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस और उनका जो एक वास्ट एक्सपीरियंस है वो भी लेके आते हैं। इससे इंडिया में जो बिजनेस कल्चर है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमारे को देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि जब भी आपको जीएस मेंस पेपर 3 में स्टार्टअप फंडिंग या फिर स्टार्टअप वैल्यूएशंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आप हमेशा ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे कि हमारे यहां जो स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं और जो फंडिंग ला रहे हैं, उनके ये बेनिफिट्स हैं। राइट, ये था आज का टॉपिक नंबर 2। थर्ड टॉपिक है प्राइसेस ऑफ व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स किसे कहते हैं? बेसिकली व्हाइट गुड्स हो गए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओटीजी एटसेट्रा। इन गुड्स को बोला जाता है व्हाइट गुड्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो आपने एक बार ही खरीद लिए और फिर वो 3, 4, 5 साल चल जाएंगे, आपको रोज रोज उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग, ब्रेड, दीज आर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, कि ये आपको रोज खरीदना ही पड़ेगा। एक बार ये आपने खरीदा, कंज्यूम हो गया, अगले दिन आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, जो कि आपने एक बार ही खरीदा, 2-3 साल चलेगा। इन गुड्स के प्राइसेस जो हैं हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहे हैं और उसका एक कारण है राइज इन द इनपुट कॉस्ट। सबसे पहले आपको पता है कि आजकल ये जितनी भी कंज्यूमर गुड्स आते हैं, ये सारे के सारे स्मार्ट गुड्स हैं। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट माइक्रोवेव, इनमें लगी होती हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। इनमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगी होती हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री में ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जो अलग अलग चिप्स होती हैं, मदरबोर्ड वगैरह, इनकी हमारे को शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से चिप्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस जो हैं दुनिया की इकोनॉमी में, वो इंक्रीज हो रहे हैं। आपको पता है अलग अलग अप्लायंसेस में कॉपर, स्टील वायर्स, स्टील एल्यूमिनियम वायर्स, क्रूड ऑयल वगैरह का इस्तेमाल होता है। क्योंकि इन सब के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली जो ओवरऑल व्हाइट गुड्स हैं उनके प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। कॉपर वायर हो गई, एल्यूमिनियम के अलग अलग केसेस हो गए, स्टील का कवर हो गया, क्रूड ऑयल जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, इन सब के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो कंज्यूमर गुड्स हैं इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से एलजी, सोनी, सैमसंग, ये जो कंपनीज हैं, इनकी डिमांड कम हो रही है, इनके जो गुड्स हैं उनकी सेल कम हो रही है, अल्टीमेटली इंपैक्टिंग द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। तो एम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल क्या सिनारियो बनता है या जीडीपी का ओवरऑल क्या सिनारियो बनता है? एक तरफ हमने देखा कि जो न्यू जनरेशन टेक स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि रेजर पे, अनअकैडमी वगैरह हो गया, तो इनकी फंडिंग आ रही है,
ये बाहर से फॉरेन फंड्स लेके आ रहे हैं, अपना इकोसिस्टम ग्रो कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जीडीपी ग्रो हो रही है। एट द सेम टाइम अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, पर्टिकुलरली व्हाइट गुड्स की, तो यहां पे कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन आ रहा है। आप और हमारे ऐसे लोग कम टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, अल्टीमेटली जिसकी वजह से डिमांड इंपैक्ट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट हो रही है, जीडीपी इंपैक्ट हो रहा है। तो मतलब कि हमारी इकोनॉमी में एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं, राइट। अगला करंट अफेयर है यहां पे विद रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस। आपको पता है कि अभी रिसेंटली विंटर सेशन खत्म हुआ, और सेशन में क्या होता है, क्वेश्चन आ रहा होता है जहां पे स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑपोजिशन के, विपक्ष के जो एमपीज हैं, उन्होंने यहां पे कुछ सवाल उठाए हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है सरकार जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा की तरफ, और सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करने का एक तरीका होता है क्वेश्चन आवर। लोकसभा और राज्यसभा में स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से, और फिर मिनिस्टर्स को उन्हें आंसर करना होता है। क्वेश्चंस जो हैं वो सेम पार्टी के लोग भी पूछ सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल आज अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के जो एमपीज हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर जो ऑपोजिशन के नेता होते हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा मानना है कि जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स है, फॉर एग्जांपल एक एमपी ने क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन का पार्लियामेंट में जो आंसर दिया जा रहा है, जो उत्तर दिया जा रहा है, दैट इज नॉट रियली अप टू द मार्क। मतलब कि सरकार 3-4 साल पहले जो जवाब देती थी वही सेम जवाब आज भी कॉपी पेस्ट करती है, ऐसा ऑपोजिशन एमपीज का मानना है। एक एमपी हैं जिन्होंने एक सवाल 3-4 साल पहले पूछा था, उनको सेम आंसर मिला, और इसी विंटर सेशन में उन्होंने सेम सवाल दोबारा पूछा तो उनको सेम आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे सरकार डेटा एमिट करती है, डिसेमिनेट करती है, जहां पे सरकार जो है डेटा शेयर करती है, डेटा जो है पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। एंड दैट इज व्हाई पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट, कि एक सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है, और दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है जो पब्लिक को जानना चाहिए, जो अलग अलग एनजीओज और थिंक टैंक्स को, सिविल सोसाइटी को जानना चाहिए, वो सारा का सारा डेटा हमारे को पार्लियामेंट के माध्यम से मिलता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑपोजिशन एमपीज का ऐसा मानना है कि सरकार जो है, एक तो वो प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर रही है, दूसरा जो डेटा हमारे को पार्लियामेंट से मिलना चाहिए वो डेटा हमारे को नहीं मिल रहा। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्किप कर रही है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस किस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एमपी हूं, मेरे को सरकार से कोई सवाल पूछना है, लोकसभा राज्यसभा के बाहर बॉक्सेस लगे होते हैं। मेरे को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं अपना क्वेश्चन पेपर पे लिख के उस बॉक्स में डाल दूंगा। अब लोकसभा और राज्यसभा का जो सेक्रेटेरिएट है वो बॉक्स खोलेगा अगले दिन, उसमें देखेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया जाता। लोकसभा राज्यसभा के बाहर जो बॉक्स लगा हुआ है उसमें जितने भी एमपीज क्वेश्चन डालते हैं, एक एमपी ने 2 क्वेश्चन डाल दिए, एक ने 4 डाल दिए, जितने भी एमपीज वहां पे क्वेश्चन डालते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर नहीं किए जाते। लोकसभा और राज्यसभा का जो सेक्रेटेरिएट है वो उस बॉक्स को खोलेगा और अपनी मर्जी से चूज करेगा कि पार्लियामेंट में आज हमारे को कौन से क्वेश्चंस उठाने हैं और कौन से हम डिस्कार्ड कर देंगे, कौन से क्वेश्चंस इग्नोर कर दिए जाएंगे। ऑपोजिशन एमपीज का ऐसा मानना है कि ये जो क्वेश्चन चूज करने की प्रक्रिया है ये काफी ज्यादा ओपेक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो सरकार के लिए थोड़े मुश्किल हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन क्वेश्चंस को डिसअलाउ कर दिया जाता है। मतलब कि क्वेश्चंस की फिल्टरिंग काफी ज्यादा हो रही है, उन पे काफी ज्यादा फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं, और जो अच्छे सवाल हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, और जो सवाल पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं उनका सरकार ठीक तरीके से आंसर नहीं दे रही है। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर कोई सवाल आता है तो ये जो चैलेंजेस आज हम फेस कर रहे हैं हमारे पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस में, इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। एक, कि क्या क्राइटेरिया है क्वेश्चन सेलेक्ट करने का, हमें नहीं पता। दूसरा, जो क्वेश्चंस पार्लियामेंट तक पहुंच भी रहे हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस, उनका आंसर किस तरीके से हो रहा है, वो क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा अप टू द मार्क नहीं है, और जितनी इंफॉर्मेशन हमारे को वहां से मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, जो कि अल्टीमेटली सरकार की अकाउंटेबिलिटी और ओवरऑल डेमोक्रेसी को इंपैक्ट करता है। राइट, तो ये 4 टॉपिक्स है जो इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगले वीडियो में और टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट, लेट्स क्रैक इट।